हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपको चैप्टर नंबर 2 जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो कल के सेशन में आप सभी ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जामिनेशन पैटर्न पे हैं वो आप लिखेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों कल के सेशन में हमने स्टार्ट किया पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। कल हमने 8 क्वेश्चंस तक कर लिया था। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 9 है, स्व अयोग्यता क्या है। स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। पहले प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद सही से आंसर को लिखेंगे। स्व अयोग्यता यानी कि उनकी खुद की कॉम्पैटिबिलिटी ठीक नहीं है, स्व अयोग्यता है। और स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि स्व अयोग्यता यानी कि इनकॉम्पैटिबिलिटी। स्व अयोग्यता को हम क्या कहते हैं, इनकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। और उसके बारे में लिखेंगे, परागण द्वारा पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया द्वारा पॉलन सैक से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। लेकिन परागण द्वारा ये सुनिश्चित नहीं होता है ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन परागण द्वारा ये सुनिश्चित नहीं होता कि एक जाति विशेष के परागकण उसी जाति विशेष के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। जैसे परागण के द्वारा ये सुनिश्चित नहीं होता है कि आम के परागकण जो है वो आम के ही वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो आम के पेड़ में आम का लगना स्वाभाविक है। यदि किसी दूसरे पेड़ के परागकण पहुंच भी जाएं तो डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो, जैसे आम है तो आम के लिए आम का फल यदि आपको चाहिए तो आम के ही मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, तभी आम का फल बनेगा। ठीक उसी प्रकार से परागण की प्रक्रिया द्वारा ये सुनिश्चित नहीं होता है कि एक जाति विशेष के परागकण उसी जाति विशेष के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, है ना। मतलब अनडिसाइडेड होता है, अनसर्टेन होता है। प्रायः विभिन्न प्रकार के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। स्त्री केसर में सही प्रकार के परागकणों को पहचानने की क्षमता होती है। अब देखिए, परागकण पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे किसी भी दूसरी जाति का परागकण किसी भी दूसरी जाति के स्त्री केसर पे पहुंच गया, लेकिन वहां पे आगे निषेचन होगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा। तो जो स्त्री केसर होता है, जब वर्तिकाग्र क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का मिला जुला स्वरूप, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पौधे का होता है स्त्री केसर, तो स्त्री केसर में अपने ही जो उनके लिए कॉम्पैटिबल है उन परागकणों को पहचानने की क्षमता होती है। यदि सही प्रकार का परागकण पहुंचता है परागण के द्वारा, तो सही प्रकार अर्थात सही प्रकार का मतलब क्या हो गया, अर्थात उसी प्रजाति के परागकणों को स्त्री केसर स्वीकार कर लेता है और परागण पश्च घटना यानी कि पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस को प्रोत्साहित करता है। यानी कि तब यदि सही प्रकार का परागकण है तो उसमें क्या होगा, परागकण जो है उसमें जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी और उसके बाद मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुंचेगा और उसके फलस्वरूप क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया पूरी होगी।
तो और अगर भिन्न जाति के परागकणों को स्त्री केसर पे यदि वो पहुंच जाएं तो पहुंचने में कोई रोक नहीं है क्योंकि ओपन होता है, लेकिन परागकणों का तब अंकुरण नहीं होगा, है ना। भिन्न प्रजाति के परागकणों के स्त्री केसर पर पहुंचने पर परागकणों का अंकुरण नहीं होता। यदि परागकणों का अंकुरण हो जाता है, यदि परागकणों का अंकुरण हो जाता है तो पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि परागकणों का अंकुरण हो जाता है तो पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश नहीं कर पाती, अर्थात मतलब इसका क्या है कि स्त्री केसर उस पौधे का परागकण को, जो फॉरेन परागकण है, उसको अस्वीकार कर देता है। ठीक है, तो आगे फिर समझेंगे। एक स्त्री केसर द्वारा परागकण को पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों और स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इसको इसी शब्दों में लिखेंगे, शब्दों को उलटफेर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। एक स्त्री केसर द्वारा परागकणों को पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों और स्त्री केसर के बीच, और ये सेम स्पीसीज की बात की जाएगी, यानी कि समान जाति के बीच जो परागकण और स्त्री केसर होता है उनके बीच निरंतर संवाद का परिणाम है, उनके बीच निरंतर डायलॉग का परिणाम है। यह संवाद परागकण एवं स्त्री केसर के मध्य रसायनों की परस्पर क्रिया के कारण होता है ना। आम के पौधे में केवल आम का लगना, अमरूद के पौधे में केवल अमरूद के फल आना, ये किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, इसी प्रक्रिया के कारण होता है। तो अनेक द्विलिंगी पुष्पों में स्वबंध्यता या स्व अयोग्यता का गुण होता है। अतः जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागकणों का अंकुरण नहीं होता है। अतः निषेचन की अनुपस्थिति में इससे इन पौधों में बीज निर्माण भी नहीं होता है। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी नोट करेंगे बच्चों, तब हम बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना जो टेक्निक है उसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, स्व अयोग्यता क्या है और स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, बैगिंग या इसको हम कहते हैं बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना, ये क्या तकनीक है और उसके बारे में आपको लिखना है। पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक क्या है और पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। उत्तर में लिखेंगे बैगिंग, जिसको हम बोरा वस्त्रावरण या बैगिंग लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे बैगिंग या बोरा वस्त्र तकनीक का प्रयोग कृत्रिम संकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है। इस तकनीक द्वारा द्विलिंगी पुष्पों में पराग के प्रस्फुटन से पूर्व पुष्प कलिका अवस्था से चिमटी की सहायता से एंथर्स को निकाल दिया जाता है। जब मनचाहा
आपको वो कराना हो फर्टिलाइजेशन, कि कौन से परागकण से फर्टिलाइजेशन कराना है, तब इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या करते हैं कि द्विलिंगी पुष्पों में जब हाइब्रिडाइजेशन कराना होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए उस पौधे से एंथर्स को ही निकाल दिया जाता है। इस टेक्निक द्वारा द्विलिंगी पुष्पों में पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका अवस्था से चिमटी की सहायता से परागकोश या एंथर्स को निकाल दिया जाता है। तो यदि एंथर्स को निकाल दिया जाता है यानी कि उस पौधों में पराग कण के रिलीज होने की संभावना को खत्म कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की बटर पेपर से बनी थैलियों से ढक दिया जाता है। इमैस्कुलेटेड जो पुष्प होता है उसको उपयुक्त आकार की बटर पेपर से बनी थैलियों से ढक दिया जाता है। इससे अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते और इसी प्रक्रिया को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। ठीक है, जब वस्त्रावृत पुष्प या बैग्ड फ्लावर का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, जब बैग्ड फ्लावर का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है, तब क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से यानी मैनुअली संग्रहित वांछित परागकणों को, जिस परागकण से आप फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं, उन परागकणों को वर्तिकाग्र पर छिड़क करके पुष्प को फिर से थैली से, उसी सेम थैली से ढक दिया जाता है, यानी कि उसमें कंटामिनेशन होने नहीं दिया जाता। इसके फलस्वरूप परागकण अंकुरित होकर के स्त्री केसर के बीजांड में स्थित अंड कोशिका का निषेचन करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह से बैगिंग की प्रोसेस की गई तो वांछित परागकण जो आप चाहते थे उसी परागकण ने अंड कोशिका को फर्टिलाइज किया, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही फल बनेगा। तो निषेचन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद बीज और फल विकसित होता है, लेकिन वो आपकी इच्छा के अनुरूप होता है। इस टेक्निक से फसल की इम्प्रूव्ड वैरायटीज या उन्नत किस्में विकसित की जाती हैं और ये कैसी होती हैं? ये अधिक उत्पादन करने वाली, रोग प्रतिरोधी एवं कीट प्रतिरोधी प्रजातियां होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि बैगिंग की टेक्निक क्या है और पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। बैगिंग यानी कि बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना क्या टेक्निक है। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन आंसर दोनों नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब चैप्टर को पढ़ा रही थी मैं, तब भी मैंने आपको कई बार बताया था कि त्रिसंलयन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझते हुए आंसर को लिखेंगे। त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है, और त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। त्रिसंलयन के बारे में आपको लिखना है। त्रिसंलयन क्या है, ये कैसे उपयोग होता है, और त्रिसंलयन में सम्मिलित जो न्यूक्लियाई हैं उनका आपको नाम बताना है। तो जब आप त्रिसंलयन पढ़ेंगे, त्रिसंलयन जो आंसर आप लिखेंगे उसमें आपको वो भ्रूण कोश वाली संरचना को अपने दिमाग में रखना है ना। आंसर लिखते समय पहले ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगी और आप अपना आंसर भी नोट कर लेंगे। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उत्तर में लिखेंगे
त्रिसंलयन, या इसको आप ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। त्रिसंलयन ब्रैकेट में आप ट्रिपल फ्यूजन भी लिख सकते हैं। परागनलिका 2 केंद्रकों को भ्रूण कोश में मुक्त करती है। यानी कि 2 मेल गैमीट्स को भ्रूण कोश में भेजती है। ठीक है। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर के जाइगोट या युग्मनज बनाता है। तो जो मेल गैमीट था वो क्या है? मेल गैमीट आपका पॉलन ग्रेन है ना, और उसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। वो जा करके इसको बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि जैसे आपकी आंखों के सामने हो रही है कोई चीज। पुष्प के वर्तिकाग्र पे परागकण आया, ठीक है, वहां पे जब पहुंचता है तो परागकण के अंदर वर्तिकाग्र पे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण परागकण के अंदर क्या होती है? जर्मिनेशन की प्रोसेस, मॉइस्चर मिलता है और जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो परागकण जो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेल गैमीट प्रेजेंट होता है ना। पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका अंदर की तरफ जाती है वर्तिका से होते हुए भ्रूण कोश तक जाती है। भ्रूण कोश में आप सबको पता है कि वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 7 कोशिकाएं उसके अंदर होती हैं प्रेजेंट और 8 केंद्रक भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो भ्रूण कोश में एक नर युग्मक, अब इसको ध्यान से सुनेंगे, भ्रूण कोश में एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से मिल करके जाइगोट बनाता है। एग सेल जो है या फीमेल गैमीट जो है मिल करके जाइगोट या युग्मनज बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सत्य निषेचन या सिनगैमी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हम इसको कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, जो क्या है? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस, या जिसको हम पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस या 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है। यानी कि 2 केंद्रक भ्रूणकोश में मुक्त हुए, एक केंद्रक फ्यूज हो गया एग सेल के साथ, और ये हुआ आपका सिनगैमी या सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा नर युग्मक जो बचा है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या भ्रूण कोश के बीच में जो पाया जाता है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस जिसमें होते हैं वो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। तो 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई से मिल करके ये क्या करता है? ट्रिप्लॉइड प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना लेता है। ये भ्रूणकोश में संपन्न होता है ना। भ्रूणकोश की जो स्ट्रक्चर है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ ही लिए, समझ लिए। ये भ्रूणकोश में प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। त्रिसंलयन में सम्मिलित केंद्रक हैं कौन कौन से? एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस चेंज करके हम लिखेंगे, आवृत बीजी पौधों में सिनगैमी तथा ट्रिपल फ्यूजन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम? डबल फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से रटते रटते बच्चे परेशान हो जाते हैं और एग्जाम में फिर भी गलत लिख कर आते हैं, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ध्यान से समझेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे, आवृत बीजी पौधों में या पुष्पीय पौधों में संयुग्मन, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों प्रोसेस को मिला करके सम्मिलित रूप से जो प्रोसेस होती है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। जाइगोट से भ्रूण
और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का विकास होता है। ठीक है, इतना आप सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, तब और हम आगे देखेंगे कि त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम आपको बताना है। ये क्वेश्चन लिखेंगे, त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है, और त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। उत्तर में लिखेंगे, परागनलिका दो केंद्रकों को भ्रूणकोश में मुक्त करती है। भ्रूणकोश में एक नर युग्मक एग सेल या जिसको हम फीमेल गैमीट भी कहते हैं उससे मिलकर के जाइगोट का निर्माण करती है। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का सिंपल मीनिंग ये है, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन होना और जाइगोट का निर्माण करना। तो ये आपका सिनगैमी या सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाया। दूसरा नर युग्मक, क्योंकि परागनलिका में परागनलिका दो केंद्रकों को भ्रूणकोश में मुक्त करती है, तो एक केंद्रक तो फीमेल गैमीट के साथ मिला और उसने सिनगैमी करी या ट्रू फर्टिलाइजेशन किया। दूसरा वाला जो है वो पोलार न्यूक्लियाई के साथ मिलता है, तो पोलार न्यूक्लियाई में ऑलरेडी दो केंद्रक पहले से मौजूद होते हैं और एक केंद्रक और ऐड हो जाता है, तो तीन केंद्रक वहां पे मौजूद हो जाते हैं, यानी कि त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस वो बना लेता है। और ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? भ्रूणकोश में। और इसी प्रोसेस को हम त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों प्रोसेस को हम जब कंबाइंड रूप में देखते हैं तो इस प्रक्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं, या कह सकते हैं कि दो बार निषेचन हुआ इसलिए वो द्विनिषेचन कहलाता है। जाइगोट से ही एम्ब्रियो और आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे बच्चों। अब ये जो कुछ प्रश्न हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अंतर बताने वाला, डिफरेंस बताने वाला चैप्टर, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न है, एक निषेचित बीजांड में जाइगोट की कुछ समय की प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसको हम सुसुप्तावस्था कहते हैं, स्लीप मोड में चले जाना कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, निषेचित बीजांड के भ्रूणकोश में द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को छोड़ करके, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस को छोड़ करके अन्य कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज का विभाजन प्रारंभ नहीं होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत से क्लीवेज स्टार्ट नहीं होता। तब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से एक निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष के विकसित हो जाने के बाद भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए क्या रेस्टिंग पीरियड में आ जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? अनुकूलन है, मॉडिफिकेशन है, ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्रदान हो सके, पोषण उसको प्राप्त हो सके। तो त्रिगुणित भ्रूणपोष की कोशिकाओं में क्यों सुप्तावस्था में जाता है? त्रिगुणित भ्रूणपोष की कोशिकाओं में भ्रूण के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। अतः बीजांड में युग्मनज की कुछ समय की प्रसुप्ति भ्रूणपोष को विकास की पर्याप्त अवधि और अवसर प्रदान करती है। साथ ही एम्ब्रियो का जो न्यूट्रिशन है, भ्रूण का पोषण सुनिश्चित कराने का काम भी करती है। तो प्रश्न संख्या 12 और उसका उत्तर आप सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको विभेद करने हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट अंतर हैं जो आपको लिखवाए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 और उसका आंसर नोट करेंगे।
प्रश्न संख्या 13 है बच्चों, इनमें विभेद करें। आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें आपस में अंतर आपको लिखना है, डिफरेंसेस लिखने हैं। क में दिया गया है बीजपत्राधार और बीजपत्रोपरिक के बीच में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन हाइपोकॉटिल एंड इपिकॉटिल। तो लिखेंगे, क में लिखेंगे बीजपत्राधार और बीजपत्रोपरिक में अंतर। आप उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम याद कर लेंगे और जिसमें आपको इजी लगे। पर मेरा ये अनुभव रहा है कि बच्चों हिंदी वाला जो शब्द है वो आपको भूल जाता है, कभी कभार याद रहता है, अदरवाइज आपको भूल जाता है, और इंग्लिश वाले जो शब्द हैं वो हमेशा याद रह जाते हैं। तो और आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, यानी कि 12th पास करके जब आप कॉलेज में जाएंगे, तो आपको हिंदी में कंटेंट भी पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं इजीली। तो इसलिए एटलीस्ट 12th क्लास के और 11th क्लास के बच्चों को ये कोशिश करनी चाहिए कि दोनों भाषाओं में पढ़ते चलें, ताकि बाद में जाके आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। डिफरेंसेस बिटवीन हाइपोकॉटिल एंड इपिकॉटिल। एक तरफ आप हाइपोकॉटिल लिख देंगे हेडिंग में बीजपत्राधार, और एक तरफ आप बीजपत्रोपरिक या इपिकॉटिल हेडिंग में लिख देंगे। नंबर 1 में लिखेंगे हाइपोकॉटिल में भ्रूण के बीजाक्ष या टिजेलम का वह भाग जो बीजपत्र तथा मूलांकुर के मध्य स्थित होता है बीजपत्राधार कहलाता है। भ्रूण के बीजाक्ष या टिजेलम का वह भाग जो बीजपत्र तथा मूलांकुर के मध्य स्थित होता है बीजपत्राधार कहलाता है। भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग जो बीजपत्र और मूलांकुर के बीच में स्थित होता है बीजपत्राधार कहलाता है। और इपिकॉटिल में लिखेंगे कि भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग जो बीजपत्र और प्रांकुर के मध्य स्थित होता है बीजपत्रोपरिक या इपिकॉटिल कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे बीज के अंकुरण के समय बीजपत्राधार में या हाइपोकॉटिल में तीव्र वृद्धि के कारण बीजपत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं, जैसे अरंडी या सेम आदि में। और इपिकॉटिल में लिखेंगे कि बीज के अंकुरण के समय इपिकॉटिल या बीजपत्रोपरिक में तीव्र वृद्धि होने के कारण बीजपत्र मृदा में ही रह जाते हैं, जैसे चना, मक्का आदि में। ये आप बच्चों नोट करेंगे हाइपोकॉटिल और इपिकॉटिल में अंतर। नेक्स्ट आप अंतर देखेंगे बच्चों, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में क्या अंतर है। ये कॉमन अंतर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो जिसमें से हमने बीजपत्राधार और इपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल में अंतर लिख लिया। अब लिखेंगे प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर। अब इसमें लिखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कोलियोप्टाइल एंड कोलिराइजा। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। प्रांकुर चोल को आप कोलियोप्टाइल कहते हैं और मूलांकुर चोल को आप कोलियोराइजा कहते हैं। आप सबको पता है कि जो बीज होता है, बीज में एक प्रांकुर भी होता है और मूलांकुर भी होता है। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और प्रांकुर से पौधे के अन्य भागों का, तने का और अन्य भागों का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रांकुर चोल लिखेंगे एक बीजपत्रीय भ्रूणीय अक्ष से स्क्यूटेलम या बीजपत्र के जुड़ाव स्थल से ऊपर
भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्रोपरिक या इपिकॉटिल तथा प्ररोह शीर्ष कुछ प्रिमिटिव लीव्स से आवृत होता है या आद्य पर्णों से आवृत होता है। ये खोखली पर्णीय संरचना होती है और इसे कॉलियोप्टाइल या प्रांकुर चोल कहते हैं। और मूलांकुर चोल में लिखेंगे एक बीजपत्रीय भ्रूणीय अक्ष से स्क्यूटेलम के जुड़ाव स्थल से नीचे भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्राधार तथा मूलांकुर शीर्ष अविभेदित आवरण से आवृत होता है। इसे कॉलियोराइजा या मूलांकुर चोल कहते हैं। और प्रांकुर चोल जो है वो प्रांकुर की सुरक्षा करता है, मूलांकुर चोल जो है वो मूलांकुर की सुरक्षा करता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आपने त्रिसंलयन, आपने डबल फर्टिलाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में जाना। कुछ विभेद भी आपने जाने। आशा करती हूँ आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।